वेलकम बैक टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा जनरल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आप सभी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं। देखिएगा, कुछ ऐसा सीबीटी एग्जाम होता है जिसमें जनरल साइंस टॉपिक को इंक्लूड किया जाता है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपको स्किप नहीं करना होता है। जनरल साइंस पोर्शन में कौन सा चैप्टर्स आता है, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट होते हैं, सिंपल मशीन लीवर, प्रेशर, डेंसिटी, मास वॉल्यूम जो होते हैं, स्पीड वेलोसिटी, वर्क पर एनर्जी, फोर्स, प्रेशर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इसके साथ केमिस्ट्री का भी बेसिक पोर्शन इंक्लूड होता है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम होते हैं वो आपको पढ़ना होता है, और बायोलॉजी का भी कुछ सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज कुछ इंपॉर्टेंट जनरल साइंस का एमसीक्यू का मैं डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस ईयर पेपर में आपको पूछा गया था, और ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा था और उन सभी क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करूंगा। एमसीक्यू के साथ साथ मैं उसके डिटेल डिस्कशन भी करूंगा, जितने मेरा तरफ से हो पाएगा मैं उतना आप लोगों के लिए डिस्कस करने का कोशिश करूंगा। ओके, तो एटलीस्ट आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, आप सभी में से जो भी स्टूडेंट आईओसीएल जूनियर ऑपरेटर पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टोटल 25 सेट मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जाम में पैटर्न रखा गया है उसी तरह से आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। सब्जेक्ट नॉलेज और साइंस का 50 क्वेश्चन, मैथ का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन। सेक्शनल वाइज इसमें भी टेस्ट सीरीज में आपको कट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा। नो नेगेटिव मार्किंग का फीचर्स है, इसमें हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन है। नॉन टेक्निकल का हर एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छा से समझ सकते हैं और इसमें रैंक भी आप चेक कर सकते हैं, और हर एक टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा से और बहुत मेहनत करके इस टेस्ट सीरीज को बनाया गया है, और लास्ट मोमेंट में अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना तो आप इसे जाके परचेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंस। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? मायोपिया, इस डिजीज को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट साइटनेस। ओके, हिंदी में इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ओके, तो अगर आपका मायोपिया होता है तो इसके लिए आपको कौन सा लेंस यूज करना होता है इसको करेक्ट करने के लिए? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस, बाइफोकल लेंस। तो आपके और इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेव लेंस आपको यूज करना होता है। देखिए, मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटनेस में होता क्या है, इसमें आपको नजदीक के वस्तु को बहुत अच्छा से दिखता है लेकिन दूर के वस्तु को प्रॉपर्ली दिखते नहीं है। समझ आ गया? मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटनेस में नजदीक के वस्तु को बहुत अच्छा से आपको देखने को मिलता है लेकिन दूर की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। ओके, इसका ऑपोजिट होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, देखिए हाइपरमेट्रोपिया, इसी को हम लोग फार साइटनेस, अदरवाइज आप लॉन्ग साइटनेस भी कह सकते हैं, मतलब दूर दृष्टि त्रुटि। अगर ऐसा किसी का भी होता है तो इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करना होता है? कॉन्वेक्स लेंस आपको यूज करना होता है। देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु को बहुत अच्छा से दिखता है लेकिन नजदीक के वस्तु को दिखता नहीं है। देखिए, बोला द ह्यूमन आई कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब मनुष्य आंख नजदीकी दूर की वस्तु को बहुत क्लियरली देख सकता है लेकिन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, लेकिन नजदीकी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते हैं। ओके, समझ आ गया। देखिए, किसी का भी अगर प्रेसोफोबिया होता है तो इसके लिए आपको बाइफोकल लेंस का यूज करना पड़ता है। फोकल लेंस का यूज करना होता है। इसमें होता क्या, इन दिस डिफेक्ट बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। मतलब देखिए, ऐसा अगर ह्यूमन आई में प्रॉब्लम होता है, मतलब
दूर की वस्तु, नज़दीक की वस्तु, किसी भी चीज़ को प्रॉपरली दिखता नहीं है, स्पष्ट रूप से दिखता नहीं। इट इज़ ओल्ड एज डिजीज, जब ये बुढ़ेपे का डिजीज होता है। जब भी एज बढ़ता है तो एज बढ़ने का साथ साथ ऐसे प्रॉब्लम होता है। ओके, तो प्रेसोफोबिया एक कॉमन डिजीज है, ओल्ड एज एज के लिए ये डिजीज होता है। इट इज ड्यू टू लॉसिंग पावर ऑफ एकोमोडेशन, इससे आपका पावर लॉस होता है और इसके लिए आपको बाइफोकल लेंस का यूज करना पड़ता है। देखिए एस्टिग्मेटिज्म, ASTIGMATISM, ये अगर प्रॉब्लम होता है आंख में तो इसके लिए आपको सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करना पड़ेगा। कौन सा लेंस? सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करना है। ओके, देखिए इसमें होता है कि इन दिस डिफेक्ट द आई कैन नॉट सी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन क्लियरली। इसमें प्रॉब्लम यही होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन किसी चीज को भी प्रॉपरली दिखते नहीं है साइमल्टेनियसली। इट इज ड्यू टू द इम्परफेक्ट स्पेरिकल नेचर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस का इम्परफेक्ट स्पेरिकल नेचर के कारण होता है। आपको इतना ही याद रखना है कि एस्टिग्मेटिज्म अगर आपको आंख में प्रॉब्लम हुआ है तो इसके लिए आपको सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करना होता है और इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन आपको प्रॉपरली दिखता नहीं है। ओके, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू, G का वैल्यू कितना होता है आप जानते हैं, अप्रॉक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्मॉल g इज इक्वल टू होता है GM अपन R स्क्वायर। G मतलब ये आपका हो जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G का वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, GRAVITIONAL ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसने आविष्कार किया है? हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश। ओके, इसका वैल्यू कितना है? 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैपिटल जी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, आर ये आपका रेडियस हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, इतना आपको समझ आ गया। अब देखिए ये पृथ्वी है और इसमें देखिए ये जो आपका है ये आपका इक्वेटर है, EQUATOR मतलब विषुव रेखा, और ये आपका होता है पोल, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जी का वैल्यू कहाँ मैक्सिमम होता है, तो वेट इज मैक्सिमम एट पोल्स, तो जी का वैल्यू पोल में सबसे ज्यादा होता है और इक्वेटर में जी का वैल्यू सबसे कम होता है। ओके, क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाता है, जब इक्वेटर से पोल की तरफ मूव किया जाता है तो जी का वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज होता है, और जब पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो जी का वैल्यू डिक्रीज होता है। ओके, और ये आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वेट, और ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्टिग्मेटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंस। तो एस्टिग्मेटिज्म अगर प्रॉब्लम होते हैं आंख में, हिंदी आप रिमूव कर दीजिए, तो इसके लिए आपको कौन सा लेंस यूज करना है? तो आपको सिलिंड्रिकल लेंस यूज करना पड़ेगा। मैं अभी आप लोगों के लिए बता दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट, स्मॉल जी का वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होता है? सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर में, 100 मीटर ऑल्टीट्यूड, 100 मीटर डेप्थ और सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सरफेस में, ये अर्थ के सरफेस में पोल में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो सरफेस ऑफ अर्थ में जी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये आपका इक्वेटर है, ये विषुव रेखा, ये आपका
पोल है, इधर थीटा इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री, इधर थीटा इज इक्वल टू होता है 0 डिग्री। जितना आगे बढ़ता है थीटा का वैल्यू 5, 10, 15, 20 करते हुए 90 तक पहुंचते हैं। ओके, इसमें देखिए जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जी का वैल्यू बढ़ता है, बंगाली में लिखा है, और जब पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो जी का मान कम होता है। तो पोल में जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इक्वेटर में जी का वैल्यू सबसे कम होता है। कितना होता है? 0 होता है। प्रेसोफोबिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंस। प्रेसोफोबिया को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? तो इसके लिए आपको बाइफोकल लेंस का यूज करना पड़ेगा, मैं आपको पहले भी बता दिया हूं। बाइफोकल। नेक्स्ट, ए वुड वॉच स्प्रिंग प्रोसेस। लकड़ी की घड़ी की स्प्रिंग में डैश होते हैं, कौन सा एनर्जी होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। देखिए व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी और व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, the stored energy due to its position। उसके पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होते हैं उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और गति के कारण या मोशन के कारण जो एनर्जी होते हैं उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट है। किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप का क्या होता है? आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है, मतलब प्रोटॉन नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर मतलब ही होता है प्रोटॉन नंबर। ओके, इसके एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, 1H1, 1H2, 1H3। पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइशियम। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो आपका है 1, 1, 1, ये सब इसका प्रोटॉन नंबर। तो इसके प्रोटॉन नंबर मतलब क्या? उसके एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होगा और इसके मास नंबर अलग होता है। ठीक है, तो देखिए इतना आपको याद रखना है कि जो भी आइसोटोप होते हैं उसके एटॉमिक नंबर सेम होगा। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज आर डबल इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स विल। यदि दो पिंड के बीच की दूरी 2 गुना कर दी जाए तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? देखिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट है M1 एंड M2, उसके बीच में जो भी डिस्टेंस था उसको अगर 2 गुना किया गया है, मतलब अगर हम लोग उसको बाद में 2r कर दिए है, तो उसमें क्या बोला है? इसमें बोला है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। ठीक है, तो देखिए F1 पहला कंडीशन में क्या हो जाएगा? कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपन r²। F2 में ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा G M1 M2, और ये जो r आपका था पहले वो आपका r अभी 2r कर दी है, उसका 2 गुना कर दिए तो 2r² हो जाएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 4r² आ जाएगा। तो देखिए G M1 M2 अपन r² इज इक्वल टू आपका क्या है? F1। तो ऊपर में आप F1 लिख दीजिए अपन 4। तो अभी कितना हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स आपका 1/4 हो गया, मतलब 1/4 हो गया। ठीक है, जो पहले देखिए रेडियस कम था इसीलिए अट्रैक्शन ज्यादा था, रेडियस हम लोग 2 गुना कर दिए इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी 1/4 हो गया, कम हो गया। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कौन सा रे का तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होते हैं? तो देखिए कौन से रे का तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसके होते हैं? तो देखिए गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो ये आपका क्या होता है? इंक्रीजिंग वेवलेंथ। वेवलेंथ आपका धीरे धीरे बढ़ता है।
और इधर से जब भी आपको दिखा रहा है ये आपका क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। तो देखिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो वेव का होता है। तो ये आपका रेडियो वेव तो ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद देखो माइक्रोवेव, माइक्रोवेव भी ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद देखो इंफ्रारेड, तो आपका इंफ्रारेड रे का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है ऑप्शन के हिसाब से। फिर उसके बाद होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, उसके बाद एक्सरे होता है और नॉन ऑफ द अबव। अगर आपको फ्रीक्वेंसी का हिसाब से पूछा जाता है कौन सा रे का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसका हो जाए, गामा रे, उससे कम होता है एक्सरे, उससे कम होता है अल्ट्रा रेज, उससे कम होता है इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद रेडियो वेव्स। ठीक है, मतलब गामा रे का सबसे ज्यादा होता है। तो वेवलेंथ जिसका ज्यादा होता है उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, इतना आप याद रखिए। और ये चार्ट आप एटलीस्ट याद रख लीजिए वेवलेंथ के हिसाब से और फ्रीक्वेंसी का हिसाब से। रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल ड्यू टू, देखना वर्षा के बूंद गोलाकार होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन का कारण होता है। पृष्ठटान, पृष्ठटान के कारण बारिश के बूंदे गोलाकार होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाता है, सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, सॉरी न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर होता है सरफेस टेंशन का यूनिट। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी कलर्स आर, प्राथमिक रंग कौन सा होता है, रेड, लाल, ब्लू, नीला और ग्रीन, हरा कलर। तो लाल, नीला और हरा कलर प्राथमिक कलर होते हैं। ओके, बाकी कलर सब मिक्स करके बनाया जाता है। केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू, रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जा सकता है, रासायनिक ऊर्जा को हम लोग देखिए लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे बैटरी में होता है। हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कोल जलता है, जलने के बाद क्या होता है, हीट एनर्जी पैदा होता है। केमिकल एनर्जी, कोल जलने के बाद हीट होता है और हीट से बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है। देखिए एल्यूमिनियम होता है एलिमेंट, मरकरी होता है, गोल्ड होता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, 118 एलिमेंट है। अब देखिए कुछ और जान लीजिए, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, एटलीस्ट 30 तक आप एटॉमिक नंबर सबका याद रखें। बाकी मरकरी, गोल्ड, यूरेनियम, थोडियम, इन सब के कुछ एक्स्ट्रा एटॉमिक नंबर याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एटॉमिक नंबर से पूछा जाता है। एल्यूमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब प्रोटॉन संख्या 13 होता है, मरकरी का 80 होता है और गोल्ड का 79 होता है। एल्यूमिनियम का डेंसिटी आप याद रखिए 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मरकरी का होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और गोल्ड का होता है 9.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पोटेंशियल एनर्जी, देखिए मैं आपको पहले भी बोल दिया हूँ, द स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसके स्थिति के कारण जो एनर्जी स्टोर होता है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे देखिए ये रॉक सिटिंग एट द एज ऑफ ए क्लिफ हैज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है mgh। ये आपका होता है हाइट, ये आपका होता है मास और ये आपका होता है g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहते हैं। तो वर्क नहीं होगा तो ये आपका एनर्जी राइट आंसर हो जाएगा। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। ठीक है, देखिए एनर्जी आपका 2 टाइप होता है, एक आपका पोटेंशियल एनर्जी और एक आपका होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूँ। अगर क्वेश्चन ऐसा आपको पूछा जाता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, मतलब कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं।
तो उधर आपका पावर इज इक्वल टू क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, वर्क डन अपन कार्य करने का दर, मतलब अपन टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। ओके, जैसे आप वर्क डन ऑप्शन में लिखा तो ये आपका एक्चुअली वर्क डन नहीं है, इसका राइट आंसर एनर्जी हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू आपका होता है फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस मूव। इतना आप याद रखिए। सोचिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इससे आप 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, लगाने का बाद ये वस्तु को आप मूव किए, कितना मीटर मूव किए हैं, 5 मीटर, तो वस्तु अभी इस जगह में आ गया। ओके, तो देखिए जब आप फोर्स लगाते हैं और वस्तु अगर उसके जगह से मूव होते हैं तो आप कार्य करते हैं। अगर आप फोर्स लगा रहे वस्तु उसी जगह में है, पहले जगह में ही है, तो उसमें आपका कोई भी कार्य नहीं होता, उसमें आपका वर्क डन 0 होता है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस मूव। फोर्स अप्लाइड तो आप 10 न्यूटन लगा दीजिए, अगर वो डिस्टेंस मूव नहीं किए, आप उसको आप हटा नहीं पाए, मूव नहीं करा पाए, तो उसमें 0 लिखना पड़ेगा। तो 0 इंटू फोर्स अप्लाइड जो भी होगा वो आपका वर्क डन में 0 आएगा। इसीलिए वर्क डन तभी होगा जब आप फोर्स लगा रहे हैं और वो वस्तु अगर अपने जगह से मूव होता है तभी उसमें कार्य होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन एरोप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, किसी हवाई जहाज द्वारा अनुभव किया गया ऊपर की ओर बल किस आधार पर होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सेम बर्नौलीज प्रिंसिपल। ओके, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल का हिसाब से ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17, एटम्स आर मेनली मेड ऑफ, परमाणु मुख्यतः किससे बने होते हैं। तो एटम्स मेनली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, इन तीनों चीज से बने होते हैं। ओके, अब देखिए smallest unit of an element which has all the chemical property of the element is called atom। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे हम लोग एटॉम कहते हैं। सबसे जो छोटा यूनिट होता है उसे हम लोग एटॉम कहते हैं। एटॉम्स आर मेड ऑफ 3 स्मॉल पार्टिकल्स। एटॉम भी 3 पार्टिकल से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिमेन इन द न्यूक्लियस। तो देखिए ये जो एटम होते हैं उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। ओके, वेट, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन उसके जो सेल होते हैं, सेल में, मतलब सेल को आप क्या कहते हैं, अक्ष या कक्ष कुछ कहते हैं, तो सेल के चारपास में वो रिवॉल्विंग होते रहता है। तो देखिए एटॉम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारपास घूमते रहता है, सेल बराबर वो घूमते रहता है। ठीक है, उसमें के, एल, एम, एन ऐसे सेल होता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का वैल्यू नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव वैल्यू होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इतना आप याद रखिए। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, मतलब जल के घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जल का घनत्व अधिक होता है। कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके, ये आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब तब राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका डेंसिटी का यूनिट होता है। ओके, देखिए डेंसिटी डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी आपका कम होगा। ओके, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, हाइड्रोजन बॉम्ब किस पर काम करता है, किस बेस पर काम करता है, तो ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज ड्यू टू, किसी तत्व का परमाणु भार किसके कारण होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, देख लीजिए मास नंबर, मतलब एटॉमिक वेट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम आर
डिटरमाइंड बाय, किसी परमाणु के रासायनिक गुण किसके द्वारा निर्धारित होते हैं, तो उसके एटॉमिक नंबर से निर्धारित होते हैं, मतलब प्रोटॉन संख्या से निर्धारित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सामान्य वायुमंडलीय दबाव कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 760 मिलीमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, द चार्ज ऑफ एटम, तो एटम का चार्ज क्या होता है? एटम का चार्ज न्यूट्रल होता है, क्योंकि देखिए मैं आपको बोला कि एटम परमाणु के न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, उसके चार पास में शेल रहता है और उसमें इलेक्ट्रॉन शेल या आप ऑर्बिट कहते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग होते हैं। तो इसमें देखिए एक चीज आप याद रखें, एटम में प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या हमेशा इक्वल होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है न्यूट्रल, मतलब वो एकदम न्यूट्रल रहता है। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें अगर 4 पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन भी आपका 4 रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? वो भी आपका 4 हो जाएगा। तो दोनों क्या हो गया? प्लस पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, तो आपका लास्ट में क्या होगा? वो भी आपका 0 हो गया, मतलब जो आपका एटम होता है उसके चार्ज क्या होता है? वो भी आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल राइट आंसर हो जाएगा। और हमेशा आप याद रखिएगा किसी भी एटम में प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या हमेशा सेम होता है। इसीलिए इधर देखिए प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, दोनों मिलकर फिर अब न्यूट्रल हो जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, कैथोड रेज आर द स्ट्रीम ऑफ, कैथोड किरण किसके धारा है? तो कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन्स के धारा होता है, मतलब कैथोड रेज आर द स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का स्ट्रीम होता है। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन किसने आविष्कार किया? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन आविष्कार किया है। देखिए जूल्स पर कूलम्ब इज इक्वल टू, जूल्स पर कूलम्ब इज इक्वल टू होता है वोल्टेज, उसका यूनिट है वोल्ट। अब देख लीजिए, एम्पियर इंटू ओहम इज द यूनिट ऑफ वोल्टेज, मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज होता है, आप जानते हैं। ओके, वोल्ट इज इक्वल टू होता है एम्पियर इंटू ओहम, वही आपको दिया है। वोल्टेज इज ऑल्सो इक्वल टू जूल अपन कूलम्ब, मतलब वोल्टेज का यूनिट क्या बोला? जूल अपन कूलम्ब भी होता है। और वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस भी होता है, ये तो पहले भी शायद मैं आपको बोला। ठीक है, तो आप देखिए ये आपका वोल्टेज इज इक्वल टू द करंट इंटू रेजिस्टेंस, वो भी बोल सकते हैं, अदरवाइज जूल पर कूलम्ब भी आप बोल सकते हैं। ओके, इतना आपको समझ आ गया। देखिए आप लोग के हाथ में सिर्फ और 2 दिन टाइम है, 2 दिन में आप अगर सोचते कहाँ से जाके पढ़े, तो अभी आप लोग के लिए मैं बोलूँगा निम्मी बुक पढ़िए। निम्मी बुक का जो MCQ PDF है कहाँ पे मिलेगा? मेरा टेस्ट सीरीज के साथ मिलेगा। अगर आप टेस्ट सीरीज को अच्छा से प्रैक्टिस करके जाते हैं और निम्मी का MCQ का जो भी PDF मैं प्रोवाइड किया हूँ उसको भी अगर आप पढ़ कर जाते हैं, और ये जो MCQ PDF साइंस का है वो भी मैं उसमें अटैच करूँगा, तो ये सब चीज़ अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका टेस्ट, आपके एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाने का चांसेस है। तो एटलीस्ट आप इतना तो कीजिए। अभी आप इधर उधर मत ढूंढिए कि क्या पढ़ूँ, इतना करने का आपके पास टाइम नहीं है। देखिए, द न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? तो देखिए न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किसने किया? जे थॉमसन ने, दोनों हो गया। और प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? यूजेन गोल्डस्टेन या ई गोल्डस्टेन ने आविष्कार किया प्रोटॉन। आइजैक न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन का 3 लॉ होता है, तो वो आपका लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशनल थ्योरी आविष्कार किए हैं। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया? पोस्टुलेटेड द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड डिस्कवर्ड अल्फा एंड बीटा रेज, अल्फा और बीटा रेज का आविष्कार किया है। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी क्या किया? उसमें प्रस्तावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन, ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। देखिए साउंड सॉलिड चीज पर जल्दी चलती है, ट्रेवल जल्दी करती है, क्योंकि सॉलिड में जो भी पार्टिकल्स होता है वो बहुत नज़दीक होता है। आप पढ़ लीजिए,
द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाई, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होता है, एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, और सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है। साउंड वेव्स आर क्विकली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, सो एनेबलिंग इट टू ट्रैवल फास्टर। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए आपको क्या करना होता है, मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जल्दी जाना होता है। तो सॉलिड में वो हो जाता है, क्योंकि सॉलिड में जो भी मॉलिक्यूल्स होता है वो टाइटली पैक होता है, मतलब क्लोजली पैक्ड होता है, बहुत नज़दीक होता है, इसीलिए साउंड वेव बहुत जल्दी जल्दी सॉलिड के थ्रू पास हो सकता है। देखिए स्पीड ऑफ साउंड देयरफॉर फास्टेस्ट इन सॉलिड, तो साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, उसके बाद होता है लिक्विड में, उसके बाद होता है गैस में। सिंस स्टील इज ए सॉलिड सब्सटेंस, सो साउंड वेव फास्टेस्ट ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन इट। तो कि स्टील एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अगर होता है तो उसमें साउंड फास्टर मूवमेंट करेगा। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा जाता है साउंड किस पर नहीं चल सकती है, तो वैक्यूम पर, मतलब निर्वात पर नहीं चल सकते, क्योंकि उसमें कोई भी मेटेरियल मीडियम नहीं होता है। एक्चुअली इसको मीडियम की जरूरत होता है, मॉलिक्यूल्स की जरूरत होता है, उसमें नहीं है वैक्यूम में, तो कैसे ट्रैवल करेगा। ओके, इसलिए स्टील इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में भी आप लोगों के लिए 30 से 50 क्वेश्चन में लाने का कोशिश करूंगा, वो साइंस का मेरे लिए लास्ट क्लास होगा। देखिए लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, विद्युत प्रतिरोध का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो हमने प्रस्तुत किया था। तो आप जानते हैं वोल्टेज इज इक्वल टू होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, जो मैं अभी आपको इससे पहले बता दिया हूँ। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं डिस्कस कर देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट इफ फ्रीक्वेंसी इज, देखिए फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। ओके, इसमें देखिए आप जानते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट होता है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। जैसे फंडामेंटल यूनिट में लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। देखिए अब इसको छोड़िए, जैसे ये आप जान लीजिए स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू द स्पीड अपॉन टाइम, फोर्स इज इक्वल टू द मास इनटू एक्सीलरेशन। आपसे फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है। 2 सप्लीमेंट्री जो यूनिट होता है वो आपका प्लेन एंगल होता है, जिसका यूनिट होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल जो होता है सप्लीमेंट्री यूनिट, उसका यूनिट है स्टेरेडियन। ठीक है, तो देखिए आज का क्लास में इतना, जितना हो सके मैं अपने तरफ से क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का कोशिश किया हूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आने वाला दिन में आप लोग के लिए साइंस का क्लास भी मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।